नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, शॉर्ट में भी इसका नाम आता है आपका IIDDM। उसका बोला जाता है आपका जो फर्स्ट वाली थी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, ये जो पेशेंट होते हैं टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस, ये मेनली वो पेशेंट्स होते हैं जिनका क्या होता है ओवरवेट वाले होते हैं, यानी कि जो ओबीज पर्सन होते हैं ना, मोटे जो पर्सन होते हैं मेनली उनमें होता है। ये आपका ओल्ड एज पेशेंट्स। जो टाइप फर्स्ट था वो जोनाल ऑनसेट होता है, यानी बच्चों में, छोटे बच्चों से स्टार्ट हो जाता है। ऑटोइम्यून डिजीज होती है, यानी बचपन से भी हो सकती है, किसी डिजीज की वजह से भी वो आपको आ सकती है। बट टाइप सेकंड डायबिटीज ये आपके लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करती है। जैसे ओवरवेट हो गया, कोई आदमी ज़्यादा ही मोटा हो रहा है, उसको हो सकती है। या उसकी सेडेटरी लाइफ स्टाइल, यानी कि वो खाता पीता है बस, बाकी एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करता। तो इसके लिए ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या होता है, या तो एक्सरसाइज करें आप, ठीक है, जिसके कंट्रोल में एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज कर सकता है, तब भी आप इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। दूसरा आप क्या करते हैं, डाइट कंट्रोल, ठीक है, या आप खाने पे कंट्रोल रखें, ज़्यादा शुगर ना खाएं, ज़्यादा खाना ना खाएं। तीसरा क्या होता है, आप इसके लिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स लें। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स यानी कि क्या करते हैं, ओरल रूट से आप ड्रग्स लीजिए, वो ड्रग्स क्या करेंगे, आपके ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेंगे। तो ठीक है, टाइप सेकंड डायबिटीज मोर कॉमन देन टाइप फर्स्ट, अकाउंटिंग टू 90%, यानी कि आपका 90% केस किसके होते हैं, आपके टाइप 2 डायबिटीज के। टाइप 2 के बारे में पूछा जाता है, ये आपको दी जाएगी इसकी डेफिनेशन, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो आपके आंसर में क्या आएंगे, टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस। ये आपसे पूछा जाए टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस कौन सी है, तो ये इसके बारे में आप ये बता देंगे। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो वही जो टाइप फर्स्ट के थे। इसमें क्या होगा आपका, टाइप सेकंड डायबिटीज में बार बार उस पेशेंट को क्या लगेगी, यूरिन लगेगा, ठीक है, बार बार उसको यूरिन आता रहेगा। और क्या देगा, यानी कि क्या, हाइपर ग्लाइसेमिया, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है, पोली यूरिया, पोली थ्रस्ट, ठीक है, ये सब इसके बार बार प्यास लगेगी, बार बार भूख का लगना, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद अपन इसकी ड्रग्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, तो इसका दूसरा नाम क्या लिखते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी इसको बोला जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, नोट्स में लिखते जाना, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इनहांस इंसुलिन सिक्रेशन, यानी कि आप इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, कि जो आपका पोटेशियम चैनल है, ठीक है, पोटेशियम चैनल्स को क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। पोटेशियम चैनल ब्लॉक होंगे तो आपका इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ेगा। तो इसके लिए आपकी दो कैटेगरी ड्रग लिखी हुई है, सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव्स, दूसरा आपका मैग्लिटिडिन डेरिवेटिव्स, या फिनाइल एलानिन एनालॉग्स बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या लिखा हुआ है इसमें, डाई पेप्टाइडिल पेप्टाइडेज इनिबिटर्स, इसमें आपकी ड्रग लिखी है सिटाग्लिप्टिन, ये कॉमनली ड्रग्स चलती हैं पेशेंट्स में, विडाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन। तो जिस भी ड्रग के लास्ट में आपको ग्लिप्टिन मिले तो वो ड्रग कौन सी हो गई आपकी, DDP4 इनिबिटर्स, डाई पेप्टाइडेज 4 इनिबिटर्स। ठीक है, मैग्नेटिक डेरिवेटिव में रापाग्लिनाइड और आपका नाटाग्लिनाइड, अभी इसकी कंप्लीट लिखेंगे अपन आगे। सल्फोनिल यूरिया में दो कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में आती है आपकी टोरबिटामाइड, और सेकंड जनरेशन में आपकी ड्रग्स आती है ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिमिप्राइड। ठीक है, ये आपकी सेकंड जनरेशन, अभी नीचे कंप्लीट बता दिया जाएगा। उसके बाद आपका ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इंसुलिन के लिए जो सेल्स बताई थी आपको, ग्लूकोज T4 जो रिसेप्टर बताया था, वहां से अगर कोई सेल्स ग्लूकोज को अंदर नहीं ले रही तो उसको दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है, बाइग्वानिडीन डेरिवेटिव। इसमें आती है आपकी मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन, थायजोलिडिन डेरिवेटिव में आती है पियोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन। ठीक है, मिसलेनियस ड्रग है। इसके बाद मिसलेनियस ड्रग में लिखा आपका अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनिबिटर्स, इसमें एकार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लिवोज। ठीक है, अमाइलिन एनालॉग में आती है आपकी प्रेमलिटिरिन, डोपामिन D2 एगोनिस्ट,
ब्रोमक्रिप्टिन और सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट टू इनिबिटर्स में आती है आपके डापा ग्लिफोजिन। ठीक है, डापा ग्लिफोजिन। अब एक एक ड्रग को हम कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट इनके साइड इफेक्ट वगैरह के बारे में आपको बताया जाएगा। तो टाइप सेकंड डायबिटीज, टाइप फर्स्ट में आपकी क्या हो रही थी, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जा रही थी या तो, ठीक है, या वो प्रॉपरली आपका इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर रही थी। इसमें क्या होता है आपका, बीटा जो सेल्स होती हैं, टाइप सेकंड डायबिटीज है ना, टाइप सेकंड डायबिटीज, बीटा सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, प्रॉपरली आपका इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं। इंसुलिन के बारे में आपको कंप्लीट बता ही दिया। तो जो बीटा सेल्स होती है प्रॉपरली आपका इसका सिक्रेशन करती हैं। तो दिक्कत कहाँ आती है, तो इसके लिए फिर हम फर्स्ट देखते हैं सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव, जो अभी आपको बताया था सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव जो ऊपर है आपका, सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव। तो इसमें आपकी ड्रग लिखी है, तो इसमें आप लिखना दो तरह की जनरेशन होती है आपकी, यही इसके सामने लिख देता हूँ आपका। तो फर्स्ट जनरेशन में आपकी आती है ये ड्रग टोलब्यूटामाइड। फर्स्ट जनरेशन में क्या आती है आपकी टोलब्यूटामाइड, दो नाम और नोट कर लीजिए टोलब्यूटामाइड के साथ, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट जनरेशन टोलब्यूटामाइड है। एक दूसरी है कि आपकी क्लोरप्रोपामाइड, CHL क्लोरप्रोपामाइड। यहाँ पे सही नहीं आ रहा, स्पेस कम है तो नीचे लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव में, सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव में दो जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन एक होती है आपकी सेकंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में तीन ड्रग आती हैं आपकी टोलब्यूटामाइड, सेकंड आपकी क्लोरप्रोपामाइड, थर्ड आपका आती है एसिटोहेक्सामाइड। ठीक है, तो सेम हो गया एमाइड एमाइड एमाइड, टोलब्यूटामाइड क्लोरप्रोपामाइड एसिटोहेक्सामाइड। जो सेकंड जनरेशन ऊपर लिखी हुई थी ग्लिपिजाइड ग्लिमिप्राइड, ये सब ग्लिमिपुराइड जितनी भी ग्लिक्लाजाइड इस टाइप की ड्रग होंगी वो किस में आएंगी आपकी सल्फोनिल यूरिया की सेकंड जनरेशन में। जैसे ये लिखा हुआ है आपकी ग्लिपिजाइड ग्लिक्लाजाइड ग्लिमिप्राइड, ये सब कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है, सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव की सेकंड जनरेशन की ड्रग होती है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन ये याद रहेगा आपको। उसके बाद आती है आपकी इनके साइड इफेक्ट। पहले इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। हर ड्रग का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछा जा सकता है, ये आपके हर एग्जाम में आ सकता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो फर्स्ट आपका फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो हमने ऊपर तो लिखा ही था कि वो करते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट देखिए क्या करते हैं। जो बीटा सेल्स होती है उसमें क्या कर रहा है आपका पोटेशियम जो चैनल थे उनको क्या कर रहे थे ये इनिबिट, पोटेशियम चैनल इनिबिट होंगे। तो पोटेशियम का काम क्या होता है, सेल के अंदर जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा सोडियम पोटेशियम रिसेप्टर्स। ठीक है, सोडियम पोटेशियम, तो पोटेशियम जब सेल के अंदर जाता है तो ये क्या करता है, सेल के अंदर जाएगा तो सेल को क्या करता है रिलैक्स, इसका काम होता है रिलैक्स करने का, जहाँ भी पोटेशियम जाएगा रिलैक्स। और सोडियम का काम होता है एक्सेल, यानी कि उसको एक्टिवेट करने का। तो पोटेशियम सेल के अंदर जाएगा इंसुलिन सेल के अंदर जहाँ पे बन रहा है यानी बीटा सेल्स के अंदर, तो बीटा सेल्स को क्या कर देगा सप्रेस कर देगा। तो इसको जाने ही मत दो सेल के अंदर, यानी कि पोटेशियम को आप सेल के अंदर नहीं जाने देंगे। सेल के अंदर नहीं गया तो क्या होगा, सेल आपकी एक्टिवेट ही रहेगी, यानी कि वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती रहेगी। आ गया समझ में। दूसरा काम क्या करता है ये आपके जो ग्लूकोज के रिसेप्टर्स होते हैं, दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं सेल पे, T2 और T4। तो ये किसको एक्टिवेट करते हैं, T2 रिसेप्टर्स को क्या करते हैं स्टिमुलेट करते हैं। सेल के कौन से रिसेप्टर्स, T2 ना कि T4, मेनली T2 को रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। तो इनका साइड इफेक्ट लिख लीजिए, सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव्स का साइड इफेक्ट नोजिया और वोमिटिंग। ठीक है, नोजिया और वोमिटिंग करवाते हैं आपका। और क्या करते हैं, अगर आपने इसकी ओवरडोज दे दी, क्या दे दी ओवरडोज, तो उस पेशेंट को क्या करते हैं आपके हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर किसका कमी कर देंगे, ग्लूकोज की कमी का। ओके, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन कर देते हैं। तो याद रहेगा टाइप फर्स्ट
डायबिटीज बता दिया। टाइप सेकंड का फर्स्ट बताया सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव। इसमें आपकी सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव में दो तरह के ड्रग बताई मैंने, फर्स्ट जनरेशन ड्रग, सेकंड जनरेशन ड्रग। फर्स्ट जनरेशन में टोलबुटामाइड, क्लोरोप्रोमाइड, एसिटोहेक्सामाइड। सेकंड जनरेशन में ग्लीमिप्राइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लीमिब्राइड, ये ड्रग बताई। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या बताइए, क्या करते हैं, पोटेशियम चैनल्स को, जो आपका पोटेशियम चैनल है उसको क्या कर देंगे, इनिबिट कर देंगे। पोटेशियम का काम ये आपका एचएपी में, यानी आपका सिंपली जो सेल साइकिल होता है, इसमें सब में पूछा जा सकता है एचएपी थ्रू कि पोटेशियम का सेल में क्या काम होता है। तो पोटेशियम सेल को रिलैक्स करवाने का काम करती है, सोडियम क्या करती है, सेल को एक्साइट करवाने का काम करती है। एक आपने कैल्शियम सुना होगा, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम सेल को क्या करवाती है, कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करती है। ठीक है, सोडियम का काम बता दिया आपको, पोटेशियम का काम बता दिया, कैल्शियम का काम बता दिया। कैल्शियम क्या करवाएगी, जहाँ भी जाएगी कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, इसलिए मसल्स के अंदर कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करती है। तो इसके इनको आपको कुछ याद नहीं करना, आपको रटना कुछ नहीं है, आपको सिंपली मैकेनिज्म समझनी है और आपको वो ड्रग अपने आप याद आ जाएगी। जैसे आपको मैकेनिज्म कोई भी बोले कि सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करने वाले ड्रग है, यानी कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगी, सोडियम क्या काम करवाता है, एक्टिवेट करती है, यानी कि सेल को रिलैक्स करवाने का काम किया जा रहा है। पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करने का काम करेगी, कोई बोले कि पोटेशियम चैनल ब्लॉक कर ड्रग का नाम बताओ, तो उस ड्रग का नाम बताना जो सेल को रिलैक्स होने से रोक रही है। ठीक है, पोटेशियम अंदर जाएगा, रिलैक्स करवा दे, रिलैक्स नहीं होना, यानी कि उसको एक्टिवेट रखना है सेल को, तो पोटेशियम चैनल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यानी सेल के कॉन्ट्रैक्शन को कम करवाना है, जैसे बीपी की ड्रग्स में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को कम करवा देती है। ठीक है, किसी के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने हो तो आप इनके एगोनिस्ट दे दीजिए, है ना, ये आपने उसमें बेसिक में पढ़ा होगा, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, है ना। तो एगोनिस्ट क्या करते हैं, उसके सिक्रेशन को बढ़ाते हैं ना। तो ये आपका साइड इफेक्ट बता दिया, नोजिया करवाती है, वोमिटिंग करवाती है, ओवरडोज होने पर हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया हो जाए तो उस पेशेंट को क्या देंगे, डेक्सट्रोज दे दीजिए, या आप सिंपल शुगर खिला दीजिए, उसका लेवल कम हो गया तो बीपी। ठीक है, अगले आपको बताई थी मैंने, फर्स्ट ड्रग कौन सी हो गई आपकी, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स का एक बता दिया आपको, ये सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव। अगली आपकी मैग्नेटिडिन डेरिवेटिव्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके कुछ साइड इफेक्ट वगैरह आपको मैं बताता हूँ। मैग्नेटिडिन डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट तो पूरा टॉपिक है ये, हर एग्जाम में आपका 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। चाहे आप फार्मासिस्ट का एग्जाम देख लीजिए, एमसीआरई का देख लीजिए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देख लीजिए, नर्सिंग ऑफिसर्स वाले देख लीजिए, या आप ड्रग इंस्पेक्टर का, डायबिटीज में से हर में से 1 या 2 क्वेश्चन तो कम्प्लीटली आते आते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिडिन डेरिवेटिव्स के लिए नोट कर लीजिएगा आप, मैग्नेटिडिन डेरिवेटिव्स का दूसरा नाम फिनाइल एलानिन एनालॉग्स, इस नाम से भी पूछा जाता है कि फिनाइल एलानिन एनालॉग्स का एग्जांपल बताइए, तो रापाग्लिनाइड और नाटाग्लिनाइड। ठीक है, इसके बारे में साइड इफेक्ट लीजिए पहले, रापाग्लिनाइड के बारे में साइड इफेक्ट, ये क्या करती है, आपका वेट गेन करवाती है। इस ड्रग को आप यूज करेंगे तो उस पेशेंट का वेट बढ़ने लग जाएगा, वेट गेन करवाती है। दूसरा, आप नाटाग्लिनाइड के बारे में साइड इफेक्ट देखिए, ये क्या करती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स शो करती है पेशेंट में। ठीक है, फ्लू लाइक सिम्टम्स शो करती है। कहाँ यूज किया जाता है इनको, ठीक है, इन ड्रग्स का यूज देख लीजिए, इन ड्रग्स को कहाँ यूज किया जाता है, खाना खाने के बाद, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, खाना खाने की कंडीशन को पोस्ट प्रेंडियल हाइपर ग्लाइसेमिया। किसी पेशेंट ने खाना खाया और उसको अचानक से शुगर बढ़ गया, तो उस पेशेंट को कौन सी दवाई दी जाती है, रापाग्लिनाइड और नाटाग्लिनाइड दी जाती है। ठीक है, इस ड्रग के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछा जाता है कि जो भी आप हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ले रहे हैं उसमें सबसे फास्ट और शॉर्ट एक्टिंग ड्रग का नाम बताइए। तो ये है आपकी फास्ट एंड शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। जहां भी आप नोट कर रहे हैं इस चीज को जरूर नोट कर लीजिए, सीधा एग्जांपल पूछा जाता है फास्ट एंड शॉर्ट एक्टिंग, या सीधा पूछा जाएगा कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स में फास्ट एक्टिंग ड्रग कौन सी है, तो दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन मिले उस ऑप्शन को टिक करना है, या तो रापाग्लिनाइड मिलेगा या नाटाग्लिनाइड मिलेगा। ठीक है, रापाग्लिनाइड और नाटाग्लिनाइड क्या है, फास्ट एक्टिंग ड्रग है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, और आपकी क्या है, खाना खाने के बाद पोस्ट प्रेंडियल जब हाइपरग्लाइसेमिया होता है उस कंडीशन में ड्रग्स दी जाती है। ठीक है, उस कंडीशन में ड्रग आपको दी जाती है। अगला है आपका DPP-4 इनिबिटर्स, ये आपका के ATP चैनल्स ब्लॉकर्स आ गया। उसके बाद आपका DPP-4 इनिबिटर्स, इसमें आपका सीटाग्लिप्टिन, विडालाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन और आपका एलोग्लिप्टिन ड्रग्स आते हैं। फिर उसके बाद आती है आपकी ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस को कम करने के लिए
तो बाई ग्वानिडीन डेरिवेटिव दिए जाते हैं। ये क्या करते हैं, एएमपी के एक्टिवेट करते हैं यानी रिसेप्टर्स को। तो इसमें मेटफॉर्मिन, दूसरी ड्रग आती है आपकी फेनफॉर्मिन। ठीक है, मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन ड्रग्स आती हैं। ओके, मेटफॉर्मिन फेनफॉर्मिन ड्रग्स आती हैं। मैकेनिज्म बताया आपका एएमपी के एक्टिवेटर्स। कंप्लीट डिटेल्स में इसको डिस्कस करा देते हैं आपको। यहाँ स्पेस नहीं है, नीचे मैं लिख देता हूँ, वहाँ से आप नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ नोट करवा देता हूँ। कौन सी थी, बाई ग्वानिडीन, मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन और आपकी फेनफॉर्मिन। इसका मैकेनिज्म लिख लीजिए। ठीक है, इसका मैकेनिज्म नोट कर दीजिए आप। तो ये क्या करती है, इनिबिट करती है किसको, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऊपर बताया था मैंने, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस किसको बोला जाता है, वह प्रोसेस जिसमें क्या बनता है आपका, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज। ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। और इस प्रोसेस में जो एंड प्रोडक्ट बनता है आपका, इस प्रोसेस में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, लैक्टिक एसिड। ये याद रखना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट। तो लैक्टिक एसिड क्या काम करता है, जहां भी बनेगा उस मसल्स में क्या होगा आपका, पेन स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप कहीं लंबे टाइम दौड़ लेते हैं या कुछ करते हैं तो आपके पैरों में दर्द होने लग जाता है, किसकी वजह से होता है आपका, लैक्टिक एसिड की वजह से। लैक्टिक एसिड क्यों बनता है, जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है, जो कौन सी प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस। ये आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, कंटिन्यू रहेंगे तो आपको हर चीज़ पढ़ाई जाएगी, कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। तो जो आपकी क्या बता रहा था मैं, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर प्रोसेस होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रोसेस होती है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस का भी एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनेगा। तो ये इस प्रोसेस को रोकती है, कौन सी ड्रग, मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन। तो आपसे पूछा जाएगी ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस है क्या, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से आपको ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है, कौन सी साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर क्या, ऑक्सीजन की जब एब्सेंस होती है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो लैक्टिक एसिड बनता है, ये याद रहेगा। ठीक है, और अब इसके साइड इफेक्ट नोट कर लेते हैं, कौन सी, मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन को। तो इसको क्या करते हैं अपन, ये क्या करती है ड्रग, सिस्टेमिक एसिडोसिस, सिस्टेमिक एसिडोसिस करवा देती है। तो दूसरा साइड इफेक्ट क्या होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करती है, विटामिन B12 भी डेफिशिएंसी करवा देती है। ओके, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी उस पेशेंट के अंदर और ये होगा। इसके साथ एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये जरूर याद कर लेना, एज ए फार्मासिस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ आप अल्कोहल यूज नहीं कर सकते। अवॉइड अल्कोहलिक ड्रग्स या प्रिपरेशंस, यानी कि आप ना तो शराब पी सकते हैं, ना कोई शराब यूज, जिसमें शराब यूज हो जिस ड्रग में, वो आप यूज कर सकते हैं। क्यों, क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पहले ही एसिडोसिस कर रही है और इसमें भी एसिड आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर आपको लैक्टिक एसिडोसिस की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ठीक है, लैक्टिक एसिडोसिस की प्रॉब्लम। आपको लोग बोलते हैं फार्माकोलॉजी को रटने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं, फार्माकोलॉजी को आप समझिए कॉन्सेप्ट वाइज, जैसे जैसे आप समझते जाएंगे आपको एक भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना आपको रीजन नहीं बताया जाएगा, आपको इसकी मैकेनिज्म आपको बता दिया कि बाइग्वानिडीन, मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन, बस, तो इसको आपको समझ में नहीं आएगी मैकेनिज्म क्या है इसका। मैकेनिज्म से जाएंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, वरना मैं बताता मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेट, लैक्टिक एसिडोसिस, आपको पता ही नहीं चलता किस वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये प्रोसेस की वजह से। पहले ही लैक्टिक एसिड बना रही है आपकी बॉडी में, आपने शराब और पी ली उसके साथ तो और ज़्यादा लैक्टिक एसिड बन जाएगा, सिस्टमिक एसिडोसिस हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, सिस्टमिक एसिडोसिस हो जाएगा इस वजह से। अगर आपको डिटेल में बताऊं तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कैसे करेगी ड्रग। ठीक है, आपने क्या दिया, इसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस को रोक दिया, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से आपका क्या बनाना छोड़ दिया आपने, ग्लूकोज का फॉर्मेशन। तो जिसकी वजह से जीआईटी के अंदर
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। आपने जो विटामिन B12 खाई, ठीक है, बाहर से किसी भी सोर्स में, उसको एब्जॉर्ब भी आपकी बॉडी नहीं कर पाएगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो सिंपल, आपको दो साइड इफेक्ट बताए, सिस्टमिक एसिडोसिस और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। सिस्टमिक एसिडोसिस यहाँ से आ गया, रटना नहीं पड़ा। विटामिन B12 किससे आ गया, जब आपका ग्लूकोज अंदर ही नहीं जा रहा ब्लड के अंदर, तो उसके साथ ही तो विटामिन B12 जाता है, वो भी नहीं जा रहा, सिंपल। तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को समझना है और उसको आपको नोट डाउन कर लेना आपकी नोटबुक में। इनसे पढ़ने के लिए आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आपने सुन लिया और बस सुन के फ्री हो गए। अगर आपके पास पहले नोट्स है तो उनको खोलिए, उसके साथ देखते जाइए, रिवीजन भी होता जाएगा। नहीं है तो आप नए नोट्स बनाते जाइए। ये आपके नोट्स एम से लेकर DI तक सफिशियंट हैं। ठीक है, अगला इसका बताया था थायाजोलिडीन डेरिवेटिव्स। मैकेनिज्म क्या है, PPAR एक्टिवेटर्स। इसके मैकेनिज्म क्या है, PPAR एक्टिवेटर्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पियोग्लिटाजोन, और लिख लीजिए, पियो के साथ रोसी ग्लिटाजोन। नीचे इनका साइड इफेक्ट या स्पेस कम रह गया, इसलिए आपको नीचे साइड इफेक्ट बता दिए जाएंगे। ठीक है, एक है आपका थायोग्लिटाजोन। तीन नाम बताए मैंने, रोसीग्लिटाजोन, पियोग्लिटाजोन, थायोग्लिटाजोन। ठीक है, मैं इनके साइड इफेक्ट और आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ इसकी। ये आपकी थायोजोलिडीन डेरिवेटिव्स। थायोजोलिडीन डेरिवेटिव्स, इसमें आपको तीन ड्रग बनाई थी। ठीक है, थायोग्लिटाजोन, पियोग्लिटाजोन, रोसीग्लिटाजोन। तो ये जो दो ड्रग हैं, थायोग्लिटाजोन और रोसीग्लिटाजोन, इनके साथ मेनली साइड इफेक्ट आता है लीवर टॉक्सिसिटी। एक तो आपका लीवर टॉक्सिसिटी, दूसरा क्या करते हैं, ये आपका LDL को बढ़ा देती हैं। लो डेंसिटी लिपिड जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ा देती है। इस वजह से इस ड्रग को क्या कर दिया गया, मार्केट से हटा दिया गया। ठीक है, तो विड्रॉल ऑफ मार्केट, मार्केट से इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया, निकाल दिया गया मार्केट से। ठीक है, तो मेनली आजकल कौन सी ड्रग चलती है आपकी, पियोग्लिटाजोन। मैकेनिज्म बताया, PPAR अल्फा एक्टिवेटर। मैकेनिज्म आपको डिटेल में बताता हूँ कि आपको एक सेल बताई थी मैंने, नॉर्मल जो भी सेल आती है आपकी बॉडी के अंदर, इसमें ग्लूकोज के दो रिसेप्टर बताए थे, ग्लूकोज T2 और ग्लूकोज T4। ऊपर अपन ने एक ड्रग के बारे में बताया था जो ग्लूकोज T2 को एक्टिवेट करती है, और जो आपकी ये ड्रग है कौन सी, पियोग्लिटाजोन। पियोग्लिटाजोन ये क्या करती है, इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है। इस रिसेप्टर को क्या करेगी, एक्टिवेट। मैंने बताया था कि ग्लूकोज T4 रिसेप्टर्स आपकी सेल के ऊपर ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, ग्लूकोज T2 रिसेप्टर्स आपके सेल में कम क्वांटिटी में होते हैं, ये आपके ज़्यादा, तो ज़्यादा वाले को एक्टिवेट कर देंगे। जैसे ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो ग्लूकोज कहाँ जाने लगेगा, सेल के अंदर। ग्लूकोज बाहर से सेल के अंदर, यानी कि बाहर क्या है, ब्लड स्ट्रीम। तो जब ब्लड से ग्लूकोज कम होगा, सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन स्टार्ट होगा, वहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी, ATP मिलेगी। ठीक है, और बाहर ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, सेल्स आपकी एक्टिवेट रहेंगी, यानी कि उनको एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, आपका ग्लूकोज T2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट भी करती हैं, और नए रिसेप्टर्स, जो रिसेप्टर ब्लॉक हो गए, जो रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए, उनको दोबारा से क्या करती है, रिवर्स कर देती है। ठीक है, रिवर्स एक्टिवेट इंसुलिन रिसेप्टर्स। जैसे मान लो ये रिसेप्टर था, वो तो था ही, बाकी जो पहले से ब्लॉक हो रखे हैं ग्लूकोज T4 रिसेप्टर्स, उनको दोबारा से रीएक्टिवेट कर देती है। ठीक है, या क्या कर देती है, मेड ए न्यू ट्रांसपोर्ट, मेड ए न्यू ट्रांसपोर्टर, जो भी नए ट्रांसपोर्टर बना देगी, यानी कि ग्लूकोज T2 नए बना देगी, यानी ग्लूकोज T4 और T2 नए आपके रिसेप्टर्स बना देगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट भी हो गई पियोग्लिटाजोन। ठीक है, यानी कि रिसेप्टर्स जिनके ब्लॉक हो गए, या रिसेप्टर्स जिनको नए बनाने बिल्कुल कम हो गई किसी की सेल्स में रिसेप्टर्स, तो उनको कौन सी ड्रग दी जाती है, आपकी पियोग्लिटाजोन। ठीक है, थायोजोलिडीन डेरिवेटिव होती है, एक्टिवेट PPAR अल्फा एक्टिवेटर्स। उसके बाद हमने अगली ड्रग बताई थी आपको क्लासिफिकेशन में,
वहाँ ऊपर स्पेस कम रह गया, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो इन चीज़ों को आप वीडियो को आराम से स्लो करके देख सकते हैं। इन चीज़ों को आपको नोट कर लेना है, इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा और हर एग्ज़ाम में आपके 2 से 3 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। जो जितना बड़ा एग्ज़ाम होगा उसमें इतने ही ज़्यादा मिलने के चांस है। ठीक है, अगला आपका अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर्स। इसका सीधा सा एग्जांपल एकार्बोज, ठीक है, मिगलीटोल और वोगलीबोज। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कौन से कार्बोहाइड्रेट? ओलिगोसैकेराइड्स। कौन से सैकेराइड होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड जैसे होता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। तो ये आपका एकार्बोज जो है, कौन आपका एकार्बोज, ये आपका कौन सा सैकेराइड है? ओलिगोसैकेराइड। अब इसकी मैकेनिज्म नीचे बताना पड़ेगा, यहाँ स्पेस नहीं है, याद रखना। ठीक है, मैकेनिज्म नीचे बता रहा हूँ, वहाँ से आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होती है, जैसे ये आपकी क्या होगी, इंटेस्टाइन, लिख लेना, अभी बता रहा हूँ, बाद में आप भूल जाएंगे। इंटेस्टाइन है आपकी। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका इंटेस्टाइन में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी है। जैसे आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो भी कार्बोहाइड्रेट खाया वो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर किस में कन्वर्ट हो गया? सिंपल। जैसे आपने डाइसैकेराइड खाया या आपने ओलिगो पॉलीसैकेराइड खाया तो वो किस में कन्वर्ट होंगे आपके? जैसे आपके ग्लूकोज वगैरह में, यानी कि मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम काम आता है। ठीक है, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम काम आता है कॉम्प्लेक्स से क्या बनाने में? सिंपल। सिंपल ही तो एब्जॉर्ब होगा, सिंपल एब्जॉर्ब होता है आपके ब्लड स्ट्रीम में। जैसे ऊपर आपकी ब्लड कैपिलरीज है, इसके अंदर आपका सिंपल एब्जॉर्ब होता है। तो इस प्रोसेस को हम रोक दें, अगर अगर हम कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनने ही ना दें, आपने कुछ खाया उसको हम आगे ब्रेक डाउन ही ना होने दें, तो उस वजह से क्या होगा, अगर सिंपल बनेगा ही नहीं, यानी कि आपका ग्लूकोज बनेगा ही नहीं, तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा कैसे? सिंपल, हमें ग्लूकोज का लेवल ही तो कम करना है, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा ही नहीं, आपकी भूख भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका ग्लूकोज लेवल भी नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए हमने ये ड्रग दी, एकार्बोज मिगलीटोल। ठीक है, आगे मैकेनिज्म को समझ में। अगर मैं वहां सीधा बता देता कि ये ड्रग दी जाती है अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिट को इनहिबिट कर देता, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे अल्फा ग्लाइकोसाइडेज, तो कहाँ पे है ये आपकी इंटेस्टाइन। आपने खाया कॉम्प्लेक्स, आपने खाया मान लो गेहूं की रोटी, ठीक है ना, गेहूं की रोटी खाई, गेहूं की रोटी किसकी बनी हुई थी? आपकी स्टार्च की, या आपने कुछ भी स्टार्च खाया, स्टार्च की बनी है। स्टार्च आगे जाके किस में ब्रेक डाउन होगा? ग्लूकोज में। तो इसमें कौन सा एंजाइम काम आएगा? आपका अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। लेकिन इसको हम इनहिबिट करते हैं, यानी कि इस एंजाइम को काम ही ना करने दें, या आपका एंजाइम जो है इसको हमने बनने ना दिया या इसको काम ना करने दिया, काम नहीं करेगा तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनेगा नहीं, यानी ग्लूकोज बनेगा नहीं। ग्लूकोज बनता तभी तो ब्लड में जाता, तभी तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता। ठीक है, तो इसको इनहिबिट कर देगा। तो आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में, तो हमें चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, सिंपल तरीके से पढ़ना है बस। ठीक है, चीज़ों को सिंपल रखना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है धीरे धीरे। आप धीरे धीरे पढ़िए, आपका साथ आगे चलता जाएगा। अगला है डोपामिन D2 एगोनिस्ट, ब्रोमक्रिप्टिन, नाम याद रख लीजिए इसका। अभी आगे आएंगे डोपामिन ब्लॉकर्स, वहाँ आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, एक आपका डापाग्लिफ्लोजिन, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स। ठीक है, तो ये आपके ड्रग्स होगी। अब एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, आगे इसमें मैं लिखवा देता हूँ। जब किसी पेशेंट को बार बार भूख लगती है, क्योंकि इसका सिंपल डायबिटीज मेलाइटिस का सिंपल यही तो है, बार बार उसको भूख लगना, बार बार प्यास लगना, ग्लूकोज का लेवल बढ़ना। अगर किसी पेशेंट को बार बार भूख लग रही है तो आप ऐसा करिए कि उसको स्टोमक में ऐसी चीज़ खिलाइए कि उसको बार बार भूख ना लगे, यानी कि वो इजी डाइजेस्ट ना हो। तो उसको क्या खिलाया जाता है? आपका ग्वार गम। ग्वार गम, ग्वार गम में क्या होता है कि जैसे ये आपका स्टोमक हो गया, जैसे ये आपका स्टोमक हो गया मान लीजिए, तो इस स्टोमक में हमने आप उस पेशेंट को खिला दिया ग्वारगम, तो वो यहाँ पे जाके फाइबर्स हैं उसमें बहुत सारे, तो ये जाके आपका फुल हो गया। तो उस पेशेंट को हमेशा क्या लगेगा, जैसे उसको ग्वारगम खिलाया आपने तो उसको हमेशा क्या लगेगा? फीलिंग ऑफ फुलनेस, कि हमारा मेरा पेट भरा हुआ है। ठीक है, जैसे ही उसका पेट भरा हुआ लगता रहेगा,
क्यों लगेगा? जैसे आपने थोड़ा सा ग्वारगम खिलाया, अंदर जाके जो फाइबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। जो ग्वारगम के फाइबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे, फूल के मोटे हो जाएंगे, यानी कि उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि उसका पेट भरा हुआ है। तो उसको हम एक ये डाइटरी फाइबर्स में ग्वारगम भी खिला सकते हैं इस पेशेंट को। ओके, यहाँ तक आ गया समझ में कि हमने इसके बारे में कंप्लीट डायबिटीज़ के बारे में देखा। इसमें हम उसके बाद हमने क्या देखा था? ये इंसुलिन। इंसुलिन से हमेशा, इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन बना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना किसी भी एग्जाम में। जैसे ये याद रखना है, इंसुलिन के सोर्स, एनिमल सोर्स, ह्यूमन सोर्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ई कोलाई से बना है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्गर एक्टिंग। ठीक है, ये सब आपको इसमें इंटरमीडिएट में लिख लीजिए लिस्प्रो और एस्पार्ट। ठीक है, इसमें आप इंटरमीडिएट में और भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। लिस्प्रो हो गया, एस्पार्ट हो गया, ये भी इंसुलिन जाते हैं। ठीक है, हाँ, इसके साइड इफेक्ट और बच गए ना इंसुलिन के। ये ऊपर लिखा देता हूँ, नीचे स्पेस नहीं है तो यहाँ नोट डाउन कर लेना। इसके नीचे लिखा देता हूँ। ठीक है, इंसुलिन के जो बच्चे ये तो हमने पढ़ लिया था। एक पूछी जाती है इंसुलिन की पीएच क्या होती है, लिख लीजिए इंसुलिन पीएच। तो आपको हर चीज़ की याद रखनी है, जैसे टीयर फ्लूइड की, ब्लड की, इन सब की पीएच आपको याद रखनी है। इंसुलिन की पीएच क्या होती है आपकी? स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक 6.8 से 7.0 के बीच होती है, लगभग 6.8 के आसपास रहती है आपकी। तो स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन के साइड इफेक्ट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या करता है? अगर आपने किसी को डोज ज़्यादा दे दी, ओवर डोज दे दी, ठीक है, या क्या कोई प्रेग्नेंट वूमेन है, आपको उसने इंसुलिन का, आपने उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया, तो उसके अंदर जो फीटल है, तो फीटल के अंदर भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, या किसी पेशेंट के अंदर भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। दूसरा, इंसुलिन क्या कर सकता है? एलर्जिक रिएक्शन शो करता है, किसी में एलर्जिक रिएक्शन शो कर देता है किसी किसी पेशेंट में। दूसरा, जहाँ पे इंसुलिन लगता है वहाँ पे क्या होता है? लिपोडिस्ट्रोफी, लिपोडिस्ट्रोफी, यानी कि वहाँ का जो लिपिड है, उस साइड का लिपिड, जहाँ पे इंजेक्शन लगा है ना, आपको इंजेक्शन तो लगाते हैं इसके, सबक्यूटेनियस रूट बताया था रेगुलर इंसुलिन, सबक्यूटेनियस रूट। तो वहाँ पे क्या होता है, यानी आप तो या तो उसके पेट के ऊपर की तरफ से इंजेक्शन लगते हैं, थाई पे भी लगाते हैं कुछ पेशेंट्स को, तो वो लिपोडिस्ट्रोफी होता है, वहाँ से का लिपिड का हट जाना उस साइड से, तो उसको बोलते हैं लिपोडिस्ट्रोफी। ठीक है, तो इनका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? किसी पेशेंट को अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो उसको क्या दिया जाता है? अगर उसको ज़्यादा हो गया तो उसको क्या दिया जाएगा? डेक्सट्रोज दिया जाएगा इन्फ्यूजन में, है ना, डेक्सट्रोज दिया जाएगा इन्फ्यूजन में, आईवी रूट से डेक्सट्रोज दे देंगे उसको। दूसरा क्या करेंगे? उसको स्वीट्स खिला देंगे, ये तो होता है, अगर ज़्यादा हो गया तो स्वीट्स खिला देंगे। ओके, और सीवियर कंडीशन में हो गया, अगर किसी पेशेंट को सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, बस बिल्कुल खतरनाक वाला मामला सेट हो गया उसका, तो उसको कौन सी देंगे? ग्लूकागोन के इंजेक्शन दिए जाएंगे। कौन से? ग्लूकागोन इंजेक्शन दिए जाएंगे। और क्या करा जाएगा? फ्रूट जूस पिला दिया जाएगा उसको सीवियर में, ग्लूकागोन इंजेक्शन, फ्रूट जूस, स्वीट्स खिला दिए जाएंगे, डेक्सट्रोज का इन्फ्यूजन करवाया जाएगा। कहाँ तक करवा सकते हैं? 25% डेक्सट्रोज तक का उसको हम दे सकते हैं, इमरजेंसी के हिसाब से देख के 5% से 25% तक का हम उसको दे सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीट कौन सा टॉपिक? एंटी डायबिटिक ड्रग्स। तो बिल्कुल इजी है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा आज तक मेरे हिसाब से कोई, मैंने बहुत एग्जाम दिए है ना, तो उसमें से ऐसा कोई एग्जाम ही होगा जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए। ठीक है, इस मैंने आपको इस टॉपिक को पूरा डिटेल में बताया है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से लेकर, रटना कुछ नहीं है आपको, रटना एक भी नहीं है आपको, सिंपल चीज़ों को रखना है, बिल्कुल सिंपल चीज़ों से रटना। लोग बोलते हैं फार्माकोलॉजी को रटा जाता है, फार्माकोलॉजी रटने का नहीं, फार्माकोलॉजी समझने का सब्जेक्ट है। इसको आप सिंपल समझिए, ना भूलेंगे, हमेशा के लिए याद रहेगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो। नियमित क्लासेज को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे आपको आगे और भी मज़ेदार थ्योरी लेक्चर्स, अभी धीरे धीरे जैसे 2-4 लेक्चर हो जाएंगे उसके बाद हम इनके एमसीक्यूज लाना स्टार्ट कर देंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको चीज़ों को इजीली समझ में आ जाएंगे। तो ये टॉपिक, ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।